हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत जायसवाल और आप देख रहे हैं स्टडी मोटिवेशन चैनल, जहां हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी है। ये बुक नंबर 2 है। बुक नंबर फर्स्ट में हम लोग भारत के संविधान, सिद्धांत और रचना चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बुक नंबर 1 नहीं देख रहे हैं या उसे कवर नहीं कर रहे हैं। बुक नंबर 2, जो कि राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी है, उसे हम लोग कवर करने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, ये इसके अंतर्गत आपको राजनीति क्या है, इसकी ये कैसे कार्य करता है और इसकी प्रासंगिक क्या है या इसके समाज में महत्व क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और जब इसको आप जान जाओगे तो बुक नंबर 1 में जो सारी चीज़ें दी रहेंगी उसको आप जब पढ़ोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब क्यों बनते हैं, उनके क्या प्रयोग है, तो वो आप बुक 1 में पढ़ सकते हो। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले बुक 2 पढ़ लो, राजनीतिक सिद्धांत। एक्चुअली ये सब होते क्या हैं, इनके बारे में आप जान जाओगे अच्छे तरीके से। उसके बाद आप बुक नंबर 1 रीड करिएगा। तो फिर से मैं एक बार अपने बात को दोहराऊंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा एनसीईआरटी बुक्स को कवर करते रहते हैं। अगर आप यूपीएससी और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी रीड जरूर करनी चाहिए, जिसके माध्यम से आपका बेसिक मजबूत होता है। फिर आप एडवांस बुक पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये कहना चाह रहा था कि अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर किया करिए, ताकि वो लोग भी पढ़ पाएँ। ओके। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा अध्याय 1 आज का, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ये अध्याय 1 का नाम ही है, वैसे बुक का नाम राजनीतिक सिद्धांत है इतना, लेकिन एक परिचय आ गया, यानी अध्याय 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते क्या करा है। बोला, लीजिए एक और किताब याद कीजिए। इसने बोला, लीजिए एक और किताब याद कीजिए, फिर लेकिन हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी हैं। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए, एक अच्छा कुछ अलग होगी। जरा पन्ने पलट कर पृष्ठ 8 पर दिए बॉक्स में सुकरात के विषय में पढ़ो। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया। यह तो सच में अलग है। सुकरात कौन है? तो इसके बारे में हम लोग पेज नंबर 8 पे रीड किया जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट कर, मैं इसे थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। ठीक। अब बोला, मनुष्य 2 मामलों में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। जाहिर सी बात है, उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य अपने अंतरम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है, अपने उन विचारों को साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राज्य सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। तो ये सब हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जानेंगे। ओके। फिर बोल रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों का पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यह इनके और अन्य संबद्ध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है। और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाओं, सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है। तो दोस्तों, ये एक तरीके से आपको बेसिकली बता दिया कि राजनीतिक सिद्धांत उसका क्या काम है और वो क्या करता है और उसके महत्व क्या है समाज में। ठीक है। फिर बोल रहा है, इस अध्ययन में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसे हमें क्यों अध्ययन करना चाहिए।
तो आता है वाद संवाद राजनीति क्या है। तो आइए वाद संवाद करते हैं। राजनीति क्या है। आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। जाहिर सी बात है, राजनीति जो लोग भी करते हैं, जो लोग भी नेता मंत्री लोग उठते हैं, तो एक तरीके से जन की सेवा करने के लिए ही वो राजनीति में आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मान लिया जाता है कि राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वायदे और बढ़ चढ़कर दावे करते, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप में अहिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मुंह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं हैं, बल्कि इससे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। तो दोस्तों, एक तरीके से राजनीति तो जन सेवा है, लेकिन जब राजनीति क्या होती है, एक क्रूर रूप धारण कर लेती है, जो कि समाज में सिर्फ एक झूठे वायदे या बढ़ चढ़कर दावे ये सब दिखाने के लिए हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि राजनीति एक तरीके से गलत काम बन जाती है या एक तरीके से गलत धंधा बन जाता है, जहाँ पर हर प्रकार के हर तबके के लोगों को उसकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओके, तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया। फिर बोला सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे ही वे अपने को इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। यानी बता रहा है कि जो सिनेमा के कलाकार होते हैं वो भी बुराई तो करते हैं, लेकिन बाद में जब वो सिनेमा छोड़कर राजनीति में आ जाते हैं तो वो भी उसी के साथ ढल जाते हैं और वो भी वैसे ही काम करते हैं जो पिछले नेता करते थे। फिर कहता है इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए? यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए। तो ये दोनों बातें देखिए आपके ऊपर लागू करता है कि आप या तो ये सोचिए कि राजनीति बहुत बेकार है, हमें इससे दूर रहना चाहिए, या फिर आप ये सोचिए कि राजनीति हमारा कर्तव्य है, इसमें जाकर हम जन सेवा करेंगे और समाज को सुधारेंगे। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है, आप डिसाइड करेंगे कि इसमें शामिल होना है नहीं। यहाँ पर एक फिगर के थ्रू बता रहा है कार्टून के लिए कि क्या बोल रहा है, आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आपके काम काज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वह सोचता है कि वह झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है। तो यहाँ पर एक तरीके से नेता के परिवार की बात बताई जा रही है कि नेता किस प्रकार झूठ फरेब करते हैं, तो उनके बच्चों पर भी ऐसा असर देखने को मिलता है। तो ये कार्टून है, ठीक है। आइए अब बोल रहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण की राजनीति का संबंध, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। जाहिर सी बात है, आज जितने भी नेता प्रेता लोग हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए ही राजनीति में जाते हैं। और वोट मांगते टाइम वो देखोगे कि तो आप एकदम हाथ जोड़ के बता दें भैया जी हमें वोट दो ये वो, और उसके बाद जैसे ही जी जब पार्टी में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो अपने निजी स्वार्थ से जुड़ जाते हैं, फिर परिवारवाद ये सब चलने लगता है। हमें समझने की ज़रूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती है। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
तो यहाँ पर बात कर रहा है कि राजनीति जैसे जिस प्रकार महात्मा गांधी ने बोला कि राजनीति एक सांप की कुंडली के जैसे बैठ गया है समाज में, यानी कि आप इससे चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। और एक समाज में राजनीति वही व्यवस्था है जो एक समाज को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। अगर राजनीति न रहे समाज में तो बहुत सारे तबके उसमें आ जाएंगे और एक तरीके से आपको समानता देखने को नहीं मिलेगी। जो समानताएं आज आपको देखने को मिलती है, गरीब या उच्च वर्ग, ये सब ये लोग जब एक साथ रहते हैं और एक समान भाव से रहते हैं तो उसमें राजनीति का बड़ा योगदान रहता है। अगर राजनीति न रहे तो इन लोगों में मतभेद हो सकता है, कभी भी लड़ाई मारपीट हो सकती है। तो ये एक तरीके से अभिन्न हिस्सा है समाज का, राजनीति। तो वो बोल रहा है कि ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को कबूलने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब कह रहा है सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। दरअसल सरकारें जो भी करती हैं वो प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। जाहिर सी बात है, राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक सीमित नहीं है, यानी सरकार जो करेगी वहीं तक राजनीति नहीं है। और सरकारें जो भी करती है वो जाहिर सी बात है समाज के लिए प्रासंगिक होता है। वो कोई भी नीति लाती है, चाहे वो शिक्षा नीति हो गया, स्वास्थ्य नीति हो गया, ठीक है, और आर्थिक नीति, ऐसे जो भी नीति आती है वो सब क्या करती है, सरकार के माध्यम से आती है। और वो बेसिकली किसके लिए आती है, हम ही लोग के लिए आती है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती है, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जाति और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत जरूरी चीज़ें भी नहीं खरीद सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, स्कूल की अत्यंत समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। तो बोला है कि जब भ्रष्ट सरकार जैसे कि किसी प्रकार की नीतियाँ बनाई जाती है सरकार द्वारा, तो हम लोगों के लिए ही बनाया जाता है ताकि हम लोग अच्छे से वहाँ पे समाज में रह सकें और सभी को एक तबका समानता का भाव मिल सके। लेकिन जब भ्रष्ट सरकार आ जाती है तो क्या होता है, हर चीज़ों में भ्रष्टाचार होने लगता है। वो चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आप कोई सामान खरीदे उसमें, ठीक है, अगर आप कोई कहीं जा रहे हो उसमें भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा आपको। ले देकर आपको यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जब भ्रष्ट सरकार आ जाएगी तो आपके पास शिक्षा नीति कोई नहीं रहेगा। तो आप शिक्षा नीति के अभाव में आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं होगा तो आप कोचिंग ज्वाइन करोगे, आपको सामान जितने भी जरूरी सामान है वो खरीदोगे तो महंगे दाम में खरीदोगे। तो ये सब किसके कारण होगा, भ्रष्ट सरकार के कारण या फिर सत्तारूढ़ सरकार के कारण। यहाँ पर क्या होता है कि अपने पिता अपने बेटे को ही सरकार सौंपता है तो ये सत्तारूढ़ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे जो सरकार होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं और समाज के लिए अप्रासंगिक होते हैं। ठीक है, फिर बोलता है कि दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियाँ बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। तो वही बात हुआ। फिर बोला चूँकि सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं और अपने मांगे जोड़ने के लिए प्रचार अभियान भी चलाते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्य को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ बता रहा है कि किस प्रकार सरकार कोई भी नियम बनाता है तो क्या होता है, मतलब सरकार जो भी नियम बनाता है तो समाज क्या होता है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, उनके नीतियों को फैलाने का काम करता है। ठीक है, कुछ संस्थाएं बनाए जाते हैं जो कि इस लक्ष्य मतलब सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा किए जा सके। ठीक, फिर जब सरकार जब जब समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तब ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब सरकार कुछ गलत नीतियाँ बना देती है तो लोग क्या होते हैं, विरोध करने लगते हैं इसका। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं तो बच्चों और टीचर्स लोगों का यूट्यूब पे काफ़ी धरना प्रदर्शन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैशटैग करके स्पीक अप फॉर रेलवे एंड एसएससी स्टूडेंट ऐसे करके हैशटैग चल रही है ट्रेंडिंग में। तो ये सब क्या है, हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि हम लोग का हक है, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से। तो ये एक तरीके से जनता के लिए ही जितने भी सरकार नीतियाँ बनाती हैं वो जनता के लिए होती है। अगर जनता को सही नहीं लगेगा तो जनता उसका खुले रूप में विरोध करेगी। आगे कहता है कि हम अपने प्रतिनिधियों की
हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं। हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा और अव्यवस्था और पतन के तर्क संगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं। यहाँ पर हमें अपना पूरा हक है कि जिस प्रतिनिधि को हम लोगों ने चुन के लाया है सत्ता में, तो हम लोग का हक है पूरा जानने का कि क्यों भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो ये हम लोग का हक होता है और ये इस हक के माध्यम से ही हम लोग और इस प्रश्न पूछने के माध्यम से ही हम लोग एक समाज में एक नई रचना लेकर आते हैं, ताकि सरकार भी इससे अवगत रहे और हम लोगों के लिए अच्छे काम बराबर करता रहे। ठीक है, तो ये बता रहा है। फिर बोला निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इससे समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं, जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है। तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उनके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। तो यहाँ एक तरीके से निष्कर्ष में बता रहा है कि किस प्रकार निष्कर्ष में हम कह सकते हैं। तो राजनीति का जन्म जो होता है इस तथ्य से होता है कि हमारे समाज के लिए क्या उचित है एवं क्या वांछनीय है और क्या नहीं। ठीक है, यानी हम जो चाहते हैं वही राजनीति में होता है। यानी अगर हमें किसी प्रकार की समस्या है तो हम अपनी समस्याएं मंत्री नेताओं लोगों को सुनाते हैं, जिनके माध्यम से हमारे माध्यम से वो समस्याओं को समझते हैं और उसका निराकरण करते हैं। ठीक है, इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग हो सकती है। यानी कहीं समाज में कोई चीज़ अगर हमारे लिए कुछ बुरा है तो दूसरे के लिए शायद हो सकता है वो भला हो। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको देखने को भी मिल जाएंगे। जैसे अगर कोई बांध बनाना है तो वहाँ बांध जब बनेगा तो उस नदी के किनारे जो जनजाति वगैरह रहेंगे तो वो क्या करेंगे, वो उसका विरोध करेंगे कि बांध मत बनाइए, नहीं तो हमारा व्यापार ठप हो जाएगा, क्योंकि वहीं से वो मछली पकड़ के वो सब बेचते हैं। तो हो सकता है कोई समाज इसका विरोध भी करे, कोई सपोर्ट करे। ठीक है, तो इसमें उनकी अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। फिर ये बताया कि एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है। दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उनके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव भी रहता है। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है तो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है। तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। तो ये एक तरीके से पूरा राजनीति का आपका क्रियाकलाप था। आई होप कि आप लोगों ने समझ गया होगा कि एक्चुअली राजनीति क्या होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, तो देखिए यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अमेरिका और भारतीय संविधान में किया गया है। यहाँ पर बता रहा है कि हम लोग राजनीतिक सिद्धांत क्या पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग वही पढ़ेंगे जो कि एक देश के लिए एक देश की जनता की नीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि उसमें लोकतांत्रिक हो जाता है, स्वतंत्रता हो जाता है, समानता हो जाता है। तो ये सब क्या है, यही सब तो है। आखिरकार राजनीति के सिद्धांत यही सब तो हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अमेरिका हो गया, ठीक है, भारत का संविधान हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर इनको पढ़ते हैं। फिर बोल रहे हैं हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर जॉन जैक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है।
कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। अंबेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। तो दोस्तों, ये था आपका कुल मिला जुलाकर एक तरीके से राजनीतिक सिद्धांत। तो अब बात आती है कि ये राजनीतिक सिद्धांत पनपे कैसे या आए कैसे। ऐसा तो नहीं है कि रातों रात ये सिद्धांत बन गए होंगे, हाँ भैया ठीक है हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कब से शुरू हो रहा है? ईसा पूर्व से शुरू हुआ, जब अरस्तु और प्लेटो लोग वगैरह जो दार्शनिक होते थे वो लोग विचार देते थे कि एक्चुअली मानव को कैसा होना चाहिए, मानव के स्वतंत्र होना चाहिए या फिर उसको राजतंत्र उसके लिए बेटर है या फिर लोकतंत्र। ओके, तो ऐसे उस टाइम पे विचार विमर्श हुए। तो इसमें बहुत सारे विद्वान लोग आए हैं, जैसे कौटिल्य, अरस्तु, कार्ल मार्क्स, इनके बारे में आप लोगों ने जाना, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, इन सब ने वाद विवाद किया इस पर कि एक्चुअली मानव को कैसा होना चाहिए। तो जो सबसे पहले आए आधुनिक काल में, सबसे पहले जो थे वो रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है, यानी जो स्वतंत्र रहना। जैसे आपने देखा होगा कि औपनिवेशिक काल चल रहे थे, अंग्रेजों ने सबको उपनिवेश बना लिया था। तो उस टाइम पे रूसो ने यह सिद्ध किया कि जो स्वतंत्रता है वो मानव का एकमात्र मौलिक अधिकार है, यानी स्वतंत्र रहना मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो वहीं कार्ल मार्क्स ने कहा कि सिर्फ स्वतंत्रता ही नहीं, समानता भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो किसी को स्वतंत्र दे दिए लेकिन समानता नहीं दे रहे हो, यानी समाज में उनकी एक बराबर का दर्जा नहीं है, उनको हीन भावना से देखा जा रहा है, उनके लिए कहीं भी आने जाने से रोका जा रहा है, तो एक तरीके से क्या हुआ, आप स्वतंत्रता देकर भी आप उनसे स्वतंत्रता छीन लिए। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता। फिर गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा था हिंद स्वराज में कि वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की उन्होंने क्या किया था, विवेचना किया था। फिर अम्बेडकर ने क्या किया, आरक्षण लेकर आया, जो कि नीची जाति के SC ST वाले हैं उनके लिए आरक्षण लाकर उनके लिए समाज में एक समानता का दर्जा दिलवाने की कोशिश की। तो ये सब काफ़ी टाइम पहले से ही होते आ रहा है। तो इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप जैसे जानते होंगे, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु राष्ट्र बनाने के जो संविधान की एक प्रस्तावना है, वो उसके अंतर्गत क्या लाए, कौन से नाम लाए, स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया गया। ठीक है, इन्हीं सब के माध्यम से। फिर कह रहा है कि लास्ट में भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। ओके, अब आइए बोल रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। यह इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताज़ा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। तो ये बता रहा है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन या फिर जैसी नीतियां हैं वो सार्थकता की जांच करता है। इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। और रूसो और मार्क्सवाद और गांधी जी जो राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके जो विचार थे वो क्या किए, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के अंतर्गत एक स्वतंत्रता, समानता, ये सब की भावना पैदा करने लगे। और यही रीजन था दोस्तों कि नेल्सन मंडेला ने गांधी जी के रास्ते पर ही चलकर दक्षिण अफ्रीका में काले गोरों का भेद खत्म किया था। 1994 में उनको ये करने में सफलता मिली थी। तो इन सब की विचारधाराओं के ही माध्यम से अन्य देश या अन्य देश की जनताएं अपने स्वतंत्रता और समानता के हक के लिए लड़ पाएँ।
ठीक है, अगर ये पहले से विचारधाराएं नहीं रहती तो ऐसा शायद संभव नहीं हो पाता। फिर बोल रहा है कि आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल्य में प्रयोग आया है। मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। तो ये देखो दोस्तों, ये आपका अधिकार नहीं है, ये सरकार का अधिकार है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है। फिर बोला छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है, ये ठीक है। फिर कानून के समक्ष सभी भारतीय समान है, ये भी ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशालाएं और विद्यालय स्थापित कर सकते हैं, ये भी ठीक है। भारत की यात्रा पर आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव मतदान नहीं कर सकते हैं, ये भी सही बात है। मीडिया या फिल्मों पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। अगर मीडिया और फिल्में कोई भी सेंसरशिप नहीं होगा तो वो कुछ भी दिखा सकते हैं, इसलिए उन पर सेंसरशिप होना चाहिए। फिर बोला विद्यालय के वार्षिकोत्सव की योजना बनाते समय छात्र छात्राओं की सलाह ली जानी चाहिए, ये भी ठीक है। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए, ये भी ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या करें। लेकिन क्या यह सब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता लेकिन ये आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी कारण अभी भी भेदभाव होता हो। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित हों। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूल पढ़ाई में भी अच्छा में उनकी स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। तो बोल रहे हैं कि जैसे कि भारत स्वतंत्रता और स्वायत्त तो हो गया, उसमें लोकतंत्र भी स्थापित हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम लोगों को स्वतंत्रता ये सब देखने को नहीं मिलता है। अगर आप राजनेता की बात करें तो राजनीति में आपको लोकतंत्र या फिर एक तरीके से स्वतंत्रता देखने को मिलती है। वहाँ पर जितने भी राजनेता होते हैं वो किसी न किसी जगह से उठ कर आते हैं और क्या होते हैं, संसद के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है। अब क्या पता कि वो जो सदस्य बन के आए हैं उनकी इलाके में आज भी उस तरीके से जो पहले के रहे थे असमानताएं या स्वतंत्रता न हो, ऐसा हो सकता है। और आज भी ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पा जा रहे हैं बड़ी आसानी से, और कुछ लोग को रोजगार पाने के लिए भी दर बदर भटकना पड़ रहा है। तो आज भी ऐसे कुछ मतलब कुछ वंचित लोग हैं जो ये सब से सामना कर रहे हैं। ठीक है। फिर बोल रहा है दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। ये एक तरह से खेल खेलने जैसा है। हमें जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि हम उसके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। इसकी एक वानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उसकी पुनर्व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। इस क्रम में कई व्याख्याएं पैदा होती हैं। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए और इनका विस्तार भी। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। तो दोस्तों बोला कि देश तो स्वतंत्र और आज़ाद हो गया, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी स्थापित हो चुकी हैं और देश लोकतंत्र बन भी चुका है। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भारत का संविधान है या जो भारत की जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उसमें कुछ न कुछ संशोधन होता रहता है। आए दिन कुछ न कुछ नए नए बदलाव होते रहते हैं। ठीक है। कुछ न कुछ अधिकार की कुछ न कुछ नए नियम जोड़े जाते हैं। जैसे उसमें एक नया नियम आया कि सूचना के अधिकार को शामिल किया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया ताकि सबको एक समान सूचना प्राप्त हो, किसी को सूचना से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक। फिर बोला समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है, इस क्रम में व्याख्याएं पैदा होती हैं। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हुए हैं और इसका विस्तार भी हुआ है। ठीक है। तो एक तरीके से कुछ न कुछ इसमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर बोल रहा है तीसरा उदाहरण कि जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, पर इसमें आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है।
यहाँ बता रहा है कि जैसे दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरे के नए नए आयामों को खोज रहे हैं। वो कैसे? अब देखा जाए तो हम लोगों ने अब संचार की सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं काफ़ी बड़े क्षेत्र में। तो एक जगह से व्यक्ति दूसरी जगह बात कर सकता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आतंकवाद भी पनप रहे हैं। आतंकवाद और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क स्थापित करने में मदद मिल जा रही है इसके माध्यम से। तो ये क्या है? एक तरीके से आज़ादी का खतरा ही तो है। फिर बोल रहा है इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा हो। इसलिए यूँ तो इंटरनेट जन, अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है, सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूर मानते हैं। यानी कि जो आज हमारा जो इंटरनेट चल गया है, तो इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन फेसबुक से जुड़े रहते हैं। तो हम लोग के जो डेटा है या फिर हम लोग के जो पहचान वगैरह है, हम लोग तो फिलअप करते हैं ना। अगर आप अमेजोन में साइट बनाओगे तो आप अपने बारे में, अपने एरिया के बारे में, अपना लैंडमार्क सब डालते हो। तो आपकी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए आप चाहोगे ना कि हाँ, मेरी जो पता है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो डेटा है, वो कहीं लीक ना हो, किसी के पास न जाए। तो इसके लिए भी आप चाहोगे कुछ ज़रूरी नियम बनाए जाएँ गोपनीयता रखने के लिए। बोल रहा परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल में ताकझाक कर सकती है? कितना नियमन न्यायोचित है और किसको नियमन करना चाहिए? सरकार को कुछ स्वतंत्र नियामकों को। राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए यह बेहद प्रासंगिक है। तो यहीं पे बोल रहा है कि किस प्रकार सरकार को ये छूट दी जाए कि वो कहाँ पर वो जांच पड़ताल कर सके, किसी भी अपरिचित व्यक्ति के डेटा को देख सके। ठीक है, तो उसको ऐसे मतलब हक कितने मात्रा में दिए जाएं सरकार को, इसके बारे में चर्चा था। अब यहाँ पे एक सुकरात का कहानी दे रहा है, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि पेज नंबर 8 पे। तो वो बोल रहा है कि प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवाल के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी मतलब लोकतांत्रिक और स्वतंत्रतावादी भाषा का प्रयोग करते थे। वो राजनीति में प्रचलित मान्यताओं को, जो मान्यताएं हैं, वो सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध रहते थे। यानी ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, समाज में ये असमानताएं क्यों हैं, इसमें स्वतंत्रता क्यों नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन वो उठाते थे और यही कारण था कि एथेंस के शासक जो थे उनको मृत्युदंड दे दिया, यानी फांसी चढ़ा दिया। ठीक है, अब बोल रहा है सुकरात के शिष्य प्लेटो ने उसके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। उसने इस बात की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। यह पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है। इस संवाद के दौरान सेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। उसके विपक्ष आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते थे वे चलने वाले नहीं हैं। यानी वो तर्क बुद्धि का प्रयोग करते थे कि जो जितने भी असंगतियाँ होती थी उसके लिए वो तर्क वितर्क करते थे, और उनके जो विपक्ष में थे वो क्या करते थे, वो मानते थे कि जिनमें वो जीते थे वो चलने वाला नहीं। यानी कि उनके जो प्रश्न हैं या उनके जो सोच विचार हैं वो ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर इस टाइप के सोच वाले या विचारधाराएं वाले रहें। ठीक है, फिर बोल राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही हमने अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आज़ादी या समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। गणित के विपरीत, जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है,
राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। तो ये बता रहा है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें हम लोग किससे रूबरू होते हैं, समानता, आज़ादी और न्याय से। लेकिन वहीं सबके अपने अपने सिद्धांत होते हैं, या कहीं भी तर्क वितर्क होता है तो हम लोग पूछते हैं ना कि आखिर इसका अर्थ क्या है और ये कैसे महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग कहीं भी बैठे हो, किसी बात के मुद्दा पे लेकर चल रहे हो, तो अगर आपको उसके बारे में नहीं जानकारी रहेगा तो आप पूछोगे कि इसका अर्थ क्या है भैया, हमें बताओ, और ये कैसे महत्वपूर्ण है समाज के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप इस पर तर्क वितर्क करते हो। तो इसी तरीके से हर चीज़ का अपना एक सिद्धांत होता है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। वहीं जैसे गणित का सिद्धांत होता है, त्रिभुज की परिभाषा होती है, उसमें वर्ग की सी परिभाषाएँ होती हैं। तो वही राजनीति में हम लोग क्या करते हैं, समानता और आज़ादी और न्याय की परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। तो यही बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। अभी आप इसके अंतर्गत चैप्टर में स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, ये सब के बारे में आप परिचित होंगे, ऐसे इसलिए घबराइए नहीं। फिर बोल रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। बोल रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं, चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करें। फिर क्या करें, आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को पंक्तियों में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगा सा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम इसके लिए जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है। तो यहाँ समानता के बारे में बात कर रहा है कि किस प्रकार समानता बहुत ही आवश्यक होती है। जैसे कि हम लोग कभी भी किसी लाइन में खड़े रहते हैं तो आपने देखा होगा कि सब लाइन काट के बीच में घुस जाते हैं, तो बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, तो हम लोग को अच्छा लगता है कि हाँ सही बात है, सही बात है, क्योंकि सबको समान दर्जा मिलना चाहिए ना भाई। जो पहले आया उसको उस हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि सभी ने इंतजार किया है काफ़ी समय के लिए उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो अगर कोई बीच में आकर उस चीज़ को ले जाएगा तो आपको लगेगा ना कि अरे यार ये तो गलत बात है। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी विकलांग लोगों को, अगर आपसे पहले की कोई अगर लेट से आ रहे हैं और किसी को पहले, विकलांग लोगों को पहले दे दिया जा रहा है आपसे, तो आप सोचेंगे हाँ चलो ठीक है ये अच्छा हुआ, क्योंकि वो लोग उस तरीके के मतलब उस चीज़ के काबिल नहीं है, मतलब उस क्षमता के नहीं है जैसे हम लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा इसे न्यायोचित मानते हैं कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसे न होने के कारण भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। फिर बोला इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते या ईंट पाथते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी न हों। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित न हों और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार न हों। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर अगर आप देखते हो समाज में कि कुछ लोग क्या होता है, गरीब वर्ग होता है, कोई अमीर होता है, लेकिन जब गरीब वर्ग के लिए हम लोग देखते हैं तो हम लोगों के अंदर एक तरीके से उनके प्रति क्या आता है, सहानुभूति आती है कि अरे नहीं इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये जो समानता का अभाव है ये कहीं ना कहीं अभाव की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि कुछ मजदूर होते हैं जो डेली बेसिस पे कमाते हैं और खाते हैं, ठीक है, तो वो उनके पास इतना टाइम मतलब उतना पैसा नहीं बचता है कि एक्स्ट्रा बचा कर रख लें किसी अपने आधारभूत संरचना में, या फिर अपने रोज़मर्रा के जीवन में कुछ नया करने के लिए। ठीक है, तो तब हम अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए, यानी कि निष्पक्ष समानता हो, यानी सबके लिए एक बराबर समानता हो। ठीक है, फिर बोला इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसी तरह अधिसंख्य लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा दिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर भी हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सके। अब समानता की बात आती है तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं गरीब वर्ग के, तो
वो लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, मतलब उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग उनके पास इतना पैसा नहीं रहता कि स्कूल को पे करें। और दूसरा चीज़ कि वो चाहते हैं कि उनके लड़के उनके काम में हाथ बटाएं ताकि कुछ और आमदनी हो जाए, जिससे उनका पेट पलता रहे। और वहीं लड़कियों की तरफ उनका भेदभाव ये रहता है कि लड़कियां जाएंगी तो उनके बच्चे का देखभाल कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। तो ये सब, लेकिन सरकार इसके लिए काफ़ी कदम उठा रही है ताकि सभी को शिक्षा बराबर मात्रा में मिले। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बस नाम बनकर रह गया है, क्योंकि आप अपने आसपास ज़रूर देखते होंगे कि बच्चे स्कूल तो नहीं जाते हैं, उनके नाम लिखे रहते हैं, लेकिन वो स्कूल में जाकर घर पे ही काम में हाथ बटाते हैं। तो सरकार को कुछ ज़्यादा ही उसके लिए सजग होना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तभी ये समानता समाज में आ पाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर आगे देखते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं तब हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं। लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने या संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायतों, अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की जरूरत है। तो बोल रहा है कि मान लीजिए कि हम समान अवसर चाहते हैं। कब? हम लोग जब किसी पंक्ति में, किसी लाइन में खड़े रहते हैं या किसी खेल के मैदान में होते हैं तो हम लोग को लगता है कि नहीं, हम लोग का बराबर हक है इस पर। तो जब हम किसी अक्षमता के शिकार हो जाते हैं, यानी किसी कारण हम लोग नहीं कुछ कर पाते हैं या हमारे अंदर कैपेसिटी कुछ कम हो जाती है, या वो चाहे बौद्धिक हो सकती है या शारीरिक हो सकती है, ऐसी कोई भी अक्षमता आ जाए तो हम चाहते हैं कुछ विशेष प्रावधान किए जाएँ। जैसे विकलांगों के लिए विशेष प्रावधान हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। अब जब बुनियादी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पाएंगी आपको, यानी कि आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो कि आप अपना पेट पाल लो, अपने घर चला सको, तो अब क्या हो जाता है कि तब अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। यानी तब आपको सिर्फ अवसर ही नहीं मिलना चाहिए और भी संसाधनों की आपको ज़रूरत पड़नी चाहिए। तो वही बोला कि हमें स्कूल जाने या संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायतें, अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। यानी कि अगर हम बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों को स्कूल, उसके बाद रोजगार, अच्छा वेतन और अस्पताल में छूट, ये सब से भी हमारी मदद करनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम लोग समाज की मुख्य धारा में बने रहें। तो ये बोल रहा है कि इसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की जरूरत है, यानी किसी ऐसे एजेंसी को जिम्मेदार बनाइए जिसके माध्यम से हम लोगों की देखभाल की जा सके। ओके, फिर बोला इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की वजह से यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। हमने इसके उस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए है, और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए किया। हमने अर्थ की कई परतें खोली, हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे। ठीक है, अब राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाता है। वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है? अवसर की समानता कब पर्याप्त है? कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है? ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए? क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये सबसे बिल्कुल व्यावहारिक हैं। ये मसले बिल्कुल व्यावहारिक हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसा समानता के मामले में है वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले में भी है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों पर सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले अध्ययन में विचार करेंगे। तो क्या हुआ, जैसे कि आपने देखा कि समानता के मामले में वैसे ही अवधारणाओं के भी मामले हैं। राजनीतिक सिद्धांतकार हमेशा क्या करते हैं, हमेशा रोजमर्रा के कामों में उलझे रहते हैं, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करते रहते हैं, नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करते हैं। तो उनका यही काम रहता है कि किस प्रकार समाज में नागरिकता, समानता
और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, इस सबको बनाए रखें, इन सब अवधारणाओं को बनाए रखें ताकि समाज एक तरीके से सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, अब बोल रहे हैं हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। फिर से वो टॉपिक क्वेश्चन उठाया, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। तो बोल रहे हैं हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी ज़रूरत है। क्या यह राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए, या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए, या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने वाले अध्यापकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आज़ादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा। मैं बता रहा है कि आखिर हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए। हमसे ज़्यादा तो इन लोगों की ज़रूरत है जो अध्यापक हैं, जो राजनेता हैं, ठीक है, और जो जज हैं, जो वकील हैं, उन लोगों को इसको पढ़ना चाहिए। हम लोग इसे पढ़कर क्या करेंगे। आखिर वो जो लोग इस मुख्य धारा में हैं, जो राजनीति की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये पढ़ना चाहिए या उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। तो हमें आज़ादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा, यानी हम ये सब जान के क्या करेंगे। तो उसके बारे में देखिए क्या बता रहा है। तो बोला पहली बात तो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है, यानी राजनीतिक सिद्धांत जो है वो सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। वो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छात्र हो, चाहे शिष्य हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे गुरु हो, चाहे पिता हो, माता हो, कोई भी। फिर बोला छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं और इसलिए परोक्ष रूप से यह भी हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते हैं, जबकि हम में से सभी गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेंगे। क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होता है। तो ये बोल रहा है कि हम लोग गणित क्यों पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है गणित की प्रयोग होता है समाज में। तो उसी प्रकार आपको ये राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए जिसके माध्यम से आप भविष्य में किसी पेशे से जुड़ सकते हैं। वो चाहे आप राजनेता भी बन सकते हैं, आप वकील भी बन सकते हैं, ये सबके। तो ये बता रहा है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों पर के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी के लिए मददगार होती है जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। सूचना परक समाज में यदि हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी, तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यानी अगर आपको कहीं पर तर्क वितर्क करना है या फिर अपने राय रखने हैं, तो अगर जब तक आप इसे पढ़े नहीं रहोगे तब तक आप कैसे ये जान पाओगे कि हमें यहाँ पर क्या बोलना है क्या नहीं। फिर बोला यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयताएं प्रकट करें तो हम ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग पढ़े रहेंगे, हम लोग ज़्यादा विचारशील और परिपक्व रहेंगे तो हम लोग अपने मत को व्यक्त कर सकते हैं और अपने विचारों को रख भी सकते हैं। तो ये आपका राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में था। अब बोला नागरिक के रूप में। नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसास्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। क्या आपने गौर किया कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं को जानकर और कद्रदान होने का पता होता है। इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना देते हैं। फिर बोला तीसरी बात यह है कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं हैं। परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यवसायिक केंद्र आदि में तरह तरह के भेदभाव का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वे अलग जाति के हों या अलग धर्म के अथवा अलग लिंग या वर्ग के। यदि हम पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं, और यदि उसमें विलम्ब होता है तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। हिंसक क्रांति उचित है। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य हैं जो उनके साथ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि वह हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते जाते हैं। फिर बोल रहे हैं और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित, पर यह हम नहीं जानते कि वे तर्क संगत हैं या नहीं। जब हम दूसरे से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की ज़रूरत महसूस करते हैं और उसके लिए
तर्क और युक्तियां तलाशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। तर्क संगत ढंग से बहस करने करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बताया कि अगर आप इसके बारे में पढ़े रहोगे तो आप किसी के सामने तर्क वितर्क करने में सक्षम रहोगे। आप इस बारे में जान पाओगे कि क्या उचित है क्या अनुचित है। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत में हमें न्याय और या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में सुयोग्य तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। ठीक है। फिर तर्क संगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल क्या होंगे, वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होंगे जो कि आपके भविष्य के लिए काफ़ी कारगर रहेंगे। तो ये ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये ब्लू वाला हिस्सा है ये मैंने नहीं पढ़ा ऊपर से। अब मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ। ये सुकरात की कहानी है पूरी की पूरी। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ इसे पढ़ें। आइए, यहाँ तक हो गया था, फिर यहाँ आता है। आगे पढ़िए, देखिए सुकरात ने ये कैसे किया। यानी सुकरात जो बताता था कि नहीं हम समानता होनी चाहिए, धर्म समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, सुकरात बताते थे ना, तो वो उन्होंने ऐसे कैसे किया। तो आइए देखिए। सेल्फस तुमने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया, यानी सुकरात ने जवाब दिया। लेकिन जहाँ तक न्याय की बात है यह है क्या? सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना, बस इससे अधिक कुछ नहीं। और क्या इसके भी अपवाद नहीं होते हैं? जरा सोचिए, एक मित्र शांत चित्त भाव से अपने हथियार मेरे पास जमा कर देता है और उन हथियारों को ऐसी स्थिति में वापस मांगता है जब उसका दिमाग शांत नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे उसे हथियार वापस कर देने चाहिए? तो यहाँ क्या करा है? आप बिल्कुल सही हैं, उसने कहा, यानी आपको हथियार वापस कर देने चाहिए। लेकिन तब सत्य बोलना और ऋणों को चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं है। मैंने कहा, पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि अच्छे मित्र हो तब उनके साथ अच्छा करना और जब शत्रु बुरे हों तब उनके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे यह ठीक लगता है। यानी जब शत्रु बुरे हों तो उनके साथ क्या करना चाहिए? बुरा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। फिर बोला, लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह, जो दुष्ट और शत्रु उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब है कि जब उसकी स्थिति बुरी होती है उसमें घुटकत्व यानी घोड़े के गुण कम होता है, सवानत्व यानी कुत्ते के गुण नहीं। हाँ, घुटकत्व कम होता है। जाहिर सी बात है, घोड़े में जब चोट लगेगा तो घुटतक तो कम होगा, न कि कुत्ते के गुण कम होंगे। और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उसमें स्वानत्व कम होता है, घुटकत्व नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। और जब कोई मनुष्य घायल होगा तब उसमें मनुष्यत्व कम होगा, निसंदेह, और वो मनुष्यत्व न्याय है निश्चित रूप से। तो जब मनुष्य कोई घायल होगा तो मनुष्यत्व उसमें कम होगा। ठीक। तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे बुरा घुड़सवार बनाता है? असंभव। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या समान शब्दों में, क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति की ही अच्छा व्यक्ति होता है निश्चित रूप से। तो ये एक तरीके से आपको बता रहा है कि किस प्रकार न्याय और अन्याय करना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य घायल रहता है तो उसके अंदर क्या होता है? मनुष्यत्व कम हो जाता है और वो अपने बदला लेने के लिए, वो अपनी न्याय प्राप्त करने के लिए उसको घायल करता है या उसे चोट पहुंचाता है। फिर बोल रहा, तब मित्र या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं वरन उससे ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वो काफ़ी सत्य है। और जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है वही उसे पैदा करने में सर्वाधिक सक्षम होता है। सही बात है। और जो शत्रु से जीत सकता है वही किले का सबसे अच्छा रक्षक होता है। निश्चित ही। तब जो किसी चीज़ का अच्छा रखवाला होता है वही अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। तब अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो वह गबन करने में भी अच्छा होता है। इस तर्क में तो यही निहित है। एक अब बोला, तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्तियों के चोर बन जाने के बाद तुम यह तर्क दोगे कि जो अच्छे हैं वे हमारे मित्र हैं और जो बुरे हैं वे हमारे शत्रु हैं। हाँ,
पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हों तब उनके साथ अच्छा करना, और जब शत्रु बुरे हों तब उनके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे यह ठीक लगता है। लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है उनमें घोटकत तो कम होता है, स्वानत तो नहीं। हाँ, घोटकत तो कम होता है। और जब कुत्ते की स्थिति बुरी होती है तो उसमें स्वानत तो कम होता है, घोटकत तो नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। और जब कोई मनुष्य घायल होगा तो उसमें मनुष्यत्व तो कम होगा, निसंदेह। और वह मनुष्यत्व तो न्याय है निश्चित रूप से। तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या एक घुड़सवार अपनी कला से एक बुरा घुड़सवार बनता है? असंभव। और क्या कोई व्यक्ति न्यायपूर्ण क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। तो आप इसे समझ गए होंगे। मैंने पढ़ा फिर से, इसे लग रहा है रिपीट कर दिया है। मेरा सोचना है शुरुआत तुम सही करना सत्य, ठीक। अब अगर कोई आदमी कहता है कि न्याय ऋण चुकाने में है, और अच्छे वे ऋण हैं जो मित्रों को चुकाने हैं, और बुरे वे जो शत्रु को चुकाने हैं, यह कहना समझदारी नहीं है क्या नहीं है क्या कि यह कि सत्य नहीं है। जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखाया जा चुका है, किसी को भी चोट पहुंचाना किसी भी स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। पाली मार्कस ने कहा, मैं तुमसे सहमत हूँ। तो ये सुकरात की विचारधारा थी कि किस प्रकार शत्रुओं के साथ बुरा करना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए। वही आप अगर सामाजिक जीवन में अगर आप देखते होगे तो क्या होता है कि कोई केस चलता है तो लंबे समय तक अटका रहता है, जबकि जो निर्दोष रहता है उसके मृत्यु के बाद तक भी उस पर उसके न्याय के लिए फैसला नहीं आ पाता है। तो एक तरीके से बात करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका पहला ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझे होंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही कठिन चैप्टर नहीं है। आपने आज राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, उसके सामाजिक जीवन में क्या अवधारणाएँ हैं, क्या प्रासंगिकताएँ हैं, और इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जल्दी कवर करेंगे। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें बराबर तरीके से। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिसके माध्यम से वो भी इसे पढ़ पाएँ जिनके पास बुक्स नहीं हैं। और मैं हमेशा की तरह कहूँगा कि अगर आप किसी भी यूपीएससी या स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी ही रीड करनी चाहिए। वो चाहे आप पीडीएफ से रीड करो, चाहे बुक से, या इस टाइप के मेरे टाइप के वीडियोस देखकर आप रीड कर सकते हो ताकि आपके मेंस की आंसर राइटिंग में सहायता मिले। तो चलिए इसी के साथ पहला चैप्टर ख़त्म होता है हमारा राजनीतिक सिद्धांत। और उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो आशा करता हूँ आप इसे समझे होंगे। चलिए फिर से मिलेंगे एक बार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।